बेदर्दी सैयां भाग 19। तो फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि रजत ने कहा, बस बहुत हुआ ये मारपीट गुंडागर्दी, अब और नहीं। सब लड़के ने एक दूसरे का मुंह ताकने लगे थे। तो रजत ने कहा, अब तुम सबका भी तो परिवार है ना, अब आगे है ना। मैं तुम सबके परिवार को कभी किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ, इसीलिए जितना हो सकेगा हम सब्र से काम करेंगे। सबने हामी भरी तो रजत ने सबको काम समझाते हुए कहा, चलो लग जाओ सब अपने अपने काम पर, और ध्यान से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, शरीफ इंसान की तरह काम करना है इस बार। सबने यस सर कहा और एक एक करके सब चले गए। रजत ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाकर मुंह में रखते मन ही मन सोचा, आशा करता हूँ सब काम ठीक से हो जाए, वरना मेरे पहले वाले रूप में आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने एक लंबा कस खींचकर आंखों को बंद किया ही था कि उसके जहन में खुशी का चेहरा तैर गया। रजत ने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को देखकर कहा, मैं क्यों डर गया था उस वक्त जब खुशी मेरे सामने थी। मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर उसे किसी और से पता चला तो वो ना जाने क्या सोचेगी मेरे बारे में। रजत ने लंबी सांस लेकर कहा, आज ही मैं खुशी को अपने अतीत और अपने काम करने के तरीके बता दूंगा, ताकि मुझे उससे कुछ छुपाना ना पड़े। खुशी तैयार होकर बाहर आ चुकी थी। कल की तरह आज भी वह यहाँ नौकरों के अलावा कोई नहीं था। तो खुशी ने एक नौकर से रितेश जी के कमरे के बारे में पूछा। नौकर ने इशारा करके उसे बता दिया तो खुशी उसके कमरे की ओर बढ़ गई। खुशी उनके कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। चूंकि दरवाज़ा खुला था, लेकिन फिर भी उसने नॉक करना ठीक समझा। खुशी ने नॉक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उसे अंदर से रितेश जी की आवाज़ आई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किसे बचाऊं और किसे मरने दूं। मेरे लिए तो रजत भी मेरे बेटों से कम नहीं है, अपने बेटों से भी ज़्यादा अजीज है वो मुझे, लेकिन डरता हूँ मैं उसके काम करने के तरीके से। एक बार जब वो ठान लेता है तो उसे हासिल कर ही लेता है, फिर चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। रितेश जी ने अपनी पत्नी से उदास भाव में कहा, आप चिंता मत करिए, मुझे लगता है अब रजत पहले जैसा नहीं रहा। खुशी के आने से वो बदल गया है। और फिर राजवीर भाई साहब ने भी तो कहा है कि उन्होंने रजत को समझाकर ही भेजा है कि वो गलत तरीके ना अपनाए। रोहिणी जी ने रितेश जी को जवाब दिया। खुशी को उनकी बात छुपकर सुनना अच्छा नहीं लगा तो उसने दरवाजे पर नॉक किया। रितेश जी, जो इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने खुशी को अंदर आने के लिए कहा। खुशी अंदर आ गई। उसने रितेश जी और रोहिणी जी के पैर छुए तो रोहिणी जी ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। खुशी अंकल, आप रजत जी के बारे में बात कर रहे थे ना, माफ़ कीजिएगा, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। आप मुझे बताएंगे कि रजत जी ने क्या किया था, कैसा तरीका अपनाते हैं वो, मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे समझा सकते हैं प्लीज़। रितेश जी ने रोहिणी जी की ओर देखा तो रोहिणी जी ने खुशी की हथेली को अपने हाथ में लेकर कहा, खुशी बेटा, रजत बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो अपना पराया कुछ नहीं देखता, फिर वो एक राक्षस से भी बदतर हो जाता है। खुशी कुछ नहीं बोली तो रोहिणी जी बोली, बेटा तुम कोशिश करना उसको कभी गुस्सा ना आए, अगर ऐसा हुआ तो वो मेरा भरा पूरा परिवार बिखेर देगा। खुशी ने रोहिणी जी की ओर देखकर थोड़ी सहमी हुई सी बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मानती हूँ कि उनको गुस्सा आता है, लेकिन इतना तो नहीं कि वो सब कुछ ख़त्म ही कर दें। रोहिणी जी, अभी तुमने उसे बहुत कम जाना है बेटी। हमने देखा है उसे लोगों के घर बर्बाद करते हुए, किसी की मांग का सिंदूर तो किसी के बेटे को उससे छीनते हुए। खुशी ने रोहिणी जी के हाथ से अपनी हथेली छुड़ाकर बोली, रजत जी ऐसा तो कभी नहीं कर सकते, वो एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, आप बेवजह उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। रोहिणी जी ने रितेश जी की ओर देखा तो उन्होंने भी खाली आंखों से खुशी को देखा, लेकिन वे कुछ बोले नहीं। खुशी उठी और वापस अपने कमरे में आ गई और इधर इधर चक्कर लगाते हुए सोचने लगी कि क्या ये सब सच था या फिर एक बार फिर से उसे बहकाने की कोशिश की जा रही है। खुशी के दिल और दिमाग में एक बार फिर से जंग छिड़ गई थी। उसने टेबल पर रखे फ़ोन को देखा जो रजत उसके लिए रख कर गया था, ताकि उसे कुछ काम हो तो वो उसे फ़ोन कर सके। खुशी ने फ़ोन को ऑन किया। उसने देखा उसमें सिर्फ 2 ही नंबर थे, एक रजत नाम से और दूसरा दादाजी के नाम से। खुशी ने कुछ सोचा और दादाजी को फ़ोन मिला दिया।
एक रिंग जाते ही सामने से फ़ोन पिक कर लिया गया तो सामने उसे दादाजी दिखाई दिए। दादाजी को देखकर खुशी मुस्कुरा दी और नमस्ते करके बोली, आप ठीक हैं दादाजी? दादाजी ने भी मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या कर रही हो? खुशी ने कुछ देर दादाजी से बात की और जो उसने पूछने के लिए फ़ोन किया था वो उसने पूछा ही नहीं और फ़ोन रख दिया। अब खुशी के दिलो दिमाग में फिर से एक जंग छिड़ गई। इसीलिए उसने सोचा कि अब जब रात में रजत आएगा तभी उससे पूछ लेगी। सारे दिन खुशी ने रजत के इंतज़ार में अपने आप को बिजी रखा और रात में उसके आने का इंतज़ार करने लगी। रात के लगभग 2 बज चुके थे लेकिन रजत घर नहीं आया। खुशी उसके इंतज़ार में सोफे पर बैठी बैठी ही सो गई। उसका लाया हुआ खाना भी जैसे कि तैसे रखा रह गया, जो कि वो ये सोच कर लाई थी कि जब रजत आएगा तो दोनों साथ मिलकर खाएंगे। लेकिन ना तो रजत आया और ना ही खुशी ने खाना खाया। सुबह जब खुशी की आंखें खुली तो उसने रजत को नहीं पाया। तो उसने फ़ोन को देखा जिस पर ना तो कोई मैसेज था और ना ही कोई फ़ोन था। खुशी ने फ़ोन को देखा और बाथरूम की ओर बढ़ गई। एक दिन और ऐसे ही बीत गया। खुशी रजत को फ़ोन करती रही सारे दिन, लेकिन रजत ने ना तो फ़ोन पिक किया और ना ही वापस फ़ोन किया। अगले दिन सुबह ही खुशी ने दादाजी राजवीर जी को फ़ोन लगा दिया। सामने से जैसे ही फ़ोन पिक हुआ, खुशी के आंसू गिरने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाई तो राजवीर जी समझ गए कि रजत ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो खुशी को बुरा लगा है। राजवीर जी ने खुशी को चुप कराया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। खुशी ने अपने आप को संभाला और कहा, वो 2 दिन से घर नहीं आए हैं। खुशी की बात सुनकर राजवीर जी कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, खुशी बेटा, आज शाम तक रजत तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं फ़ोन करता हूँ उसे, तुम चिंता मत करना। खुशी ने हाँ कहा और फ़ोन रखकर अपने ही कमरे में इधर उधर टहलने लगी। कुछ देर बाद अनु ने खुशी के कमरे में कदम रखा। किसी के आने की आहट से खुशी जहाँ थी वहीं रुककर देखने लगी। अनु अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए खुशी की ओर बढ़ने लगी। अनु जैसे जैसे खुशी के करीब आ रही थी, खुशी के दिल की धड़कन बढ़ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अनु ज़रूर कोई बुरी खबर ला रही थी या फिर वो कुछ ऐसा बताने आ रही थी जो उसे बहुत तकलीफ देने वाला है। अनु खुशी के ठीक करीब आकर बोली, कैसी हो मिसेस सिंघानिया? खुशी कुछ नहीं बोली तो अनु आगे बोली, वैसे मिसेज सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया कहाँ हैं? आप उन्हें बुला देंगी? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है उनसे। खुशी ने अनु को थोड़ी सख्त होकर कहा, वो नहीं है यहाँ। अनु ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ओह, रजत तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। सो सैड ना मिसेस सिंघानिया। रजत आपको यहाँ अनजान घर में अनजान लोगों के साथ अकेले छोड़कर चला गया। खुशी, वो काम से गए हैं और यहाँ काम करने ही आए हैं, मुझे घुमाने नहीं। अनु खुशी के आसपास घूमते हुए बोली, वैसे आपको कुछ दिखाना था मिसेस सिंघानिया। खुशी ने अनु की बात पर कोई जवाब नहीं दिया तो अनु ने अपना फ़ोन निकाला और खुशी को कुछ दिखाते हुए बोली, ये देखिए मिस्टर सिंघानिया का बहुत ज़रूरी काम। देखिए कितनी शिद्दत से कर रहे हैं अपना काम। खुशी ने अनु को घूर कर देखा और गुस्से से बोली, अगर आपका हो गया हो तो आप जा सकती हैं। मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है। कोई भी आकर मुझे ऐसे कुछ भी दिखाएगा और मैं मान जाऊंगी। इतना कमज़ोर रिश्ता नहीं है हमारा। अनु ने फ़ोन को बंद करके कहा, ठीक है, मेरा तो फ़र्ज़ था आपको बताने का। मुझे लगा आप ये सब नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं तो गलत थी। खैर, ध्यान रखिएगा मिसेस सिंघानिया। अनु ने जाते हुए ये सब कहा और चली गई। अनु के जाते ही खुशी बेड पर बैठ गई, मानो उसके अंदर कुछ टूट गया। खुशी ने अपनी आंखों को बंद किया तो उसकी आंखों के सामने अनु की दिखाई हुई वो फ़ोटो दिखी जिसमें रजत एक लड़की के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठा था। खुशी ने आंखें खोली और खुद से बोली, नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच सकती, ये सब दिखावा भी हो सकता है। एक बार फिर खुशी ने आंखों को बंद किया तो उसकी आंखों के अनु की दिखाई वो दूसरी फ़ोटो आई जिसमें रजत उसी लड़की के साथ एक कमरे में था, जिसमें रजत की पीठ दिखाई दे रही थी, जिस पर उसने शर्ट भी नहीं पहनी थी। लड़की ने रजत की पीठ पर हाथ रखा हुआ था। अब खुशी का दिमाग चकरा गया। वो उठी और बाहर आ गई। खुशी अपने आप को शांत करना चाहती थी, इसीलिए वो एकांत में ना रहकर लोगों के बीच रहना चाहती थी। बाहर रितेश जी और
रोहिणी जी दोनों ही बैठे बातें कर रहे थे तो खुशी मुस्कुराकर उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी घर के मेन दरवाजे से एक आदमी भागता हुआ अंदर आया। उसकी शर्ट पर और सिर पर खून लगा था। वो रितेश जी की ओर बढ़ रहा था। खुशी ने जब आदमी को देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए। आदमी रितेश जी के कदमों में आकर गिर गया और रोते हुए बोला, मुझे बचा लो मालिक, वो मुझे मार देगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। अनजान आदमी को घर में ऐसी अवस्था में देखकर सभी नौकर वहां आकर खड़े हो गए। रितेश और रोहिणी जी भी अपनी जगह से उठ गए। रितेश जी ने आदमी को उठाते हुए कहा, कौन हो भाई और कौन मार देगा तुम्हें? आदमी कुछ बोल पाता उससे पहले ही शालिनी आते हुए बोली, रमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? आदमी जिसका नाम रमेश था वो उठा और शालिनी की ओर दौड़ते हुए बोला, छोटी मालकिन, वो रजत साहब वो बहुत गुस्से में हैं, उनको सब पता चल गया है और वो मुझे मारना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देंगे, मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मालकिन, रमेश की बात सुनकर शालिनी ने रितेश जी की ओर देखकर कहा, जगदीश कहाँ है? वो अपने कमरे में तो नहीं है। शालिनी के चेहरे पर परेशानी देख रितेश जी और रोहिणी जी भी परेशान हो गए। शालिनी खुशी के पास गुस्से से बढ़ी तो खुशी ने शालिनी के गुस्से को देखकर 2 कदम पीछे कर लिए, क्योंकि खुशी नहीं जानती थी कि शालिनी उसकी ओर क्यों बढ़ रही थी। खुशी कुछ समझ पाती उससे पहले ही शालिनी उसके पास आई और उसके बाजू को पकड़कर बोली, अपने पति को रोक लेना लड़की, अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम लोग हमारे कुछ लगते भी हो। खुशी शालिनी के गुस्से को देखकर अंदर तक कांप गई, लेकिन उसे तो अभी तो बहुत कुछ देखना था। खुशी कुछ कह पाती कि जगदीश अंदर से आते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों है सुबह सुबह? शालिनी ने खुशी को छोड़ दिया और जगदीश के पास जाकर बोली, आप ठीक है ना? जगदीश ने एक नज़र सबको देखा, फिर बोला, मुझे क्या होना है? शालिनी ने धीरे से कहा, रजत को सब पता चल चुका है, इसीलिए। जगदीश ने जब शालिनी की बात सुनी तो वो भी परेशान हो गया। तभी उसकी नज़र खुशी पर पड़ी, जो बहुत डरी हुई दिखाई पड़ी। जगदीश ने एक बड़ी सी कुटिल हंसी बिखेरते हुए कहा, रानी तो अभी भी हमारे पास ही है। सालू, शालिनी ने जगदीश की नज़र का पीछा किया तो वो जगदीश की बात समझ गई। जगदीश ने खुशी की ओर कदम बढ़ाए और उधर से रजत हाथ में गन लिए दरवाजे पर आ चुका था। खुशी ने एक नज़र अपनी ओर बढ़ते हुए जगदीश को देखा और अपनी नज़र घुमाकर अंदर आते हुए रजत को देखा। रजत को देख खुशी पलक झपकाना ही भूल गई, क्योंकि इस रजत को पहली बार देख रही थी। सफ़ेद शर्ट पर लगे खून के दाग साफ बतला रहे थे कि रजत किसी से मारपीट करके आया है और उसके हाथ में पकड़ी गन बता रही थी कि उसके सिर पर खून सवार है। खुशी का तो दिल मानो टूट कर ही बिखर गया। उसे रजत का इतना रौद्र रूप नहीं देखना था जो उसने आज देख लिया था। खुशी के अंदर मानो कोई मर ही गया है। उसने अपने आप को खड़ा रखने के लिए पास पड़ी टेबल पर हाथ रख लिया और ज़बरदस्ती खड़ी रही। रजत जब अंदर तक आ चुका था तब तक जगदीश भी खुशी के पास पहुंच गया। उसने खुशी की बाजू को पकड़ लिया। खुशी ने जगदीश को देखा जो उसे धुंधला सा दिखने लगा था। जगदीश ने रजत की ओर देखकर कहा, अगर अपनी बीवी को सलामती चाहते हो तो गन फेंक दो। रजत, एक बार फिर से वही सब मत करो जिसकी सज़ा तुम भुगत चुके हो। रजत ने जगदीश को घूर कर देखा और अचानक से उसके पैर पर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज़ से घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। जगदीश ने खुशी को छोड़ दिया। वो ज़मीन पर गिर गया और ज़ोर ज़ोर से कराहने लगा। खुशी ने जब उसके पैर से खून निकलता देखा तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू निकलने लगे। उसने रजत की ओर देखा जिसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं था। जब रजत ने गन को रमेश पर तान दी और उसे चलाने के लिए अपनी उंगली को ट्रिगर पर रखा, वो गोली चलाने ही वाला था कि किसी ने उसके हाथ को दूसरी ओर घुमा दिया, जिससे गोली दीवार पर जाकर लगी। रजत गुस्से में तो था ही, उसने मुंह घुमाकर देखा तो खुशी उसके सामने आंसुओं से भरी लाल लाल आंखें लिए खड़ी थी। जिन आंखों में रजत को मासूमियत और भोलापन दिखता था, आज वहाँ नफरत बेहिसाब दिखाई दे रही थी। खुशी ने रजत के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया, जिसे देखकर पूरा कपूर खानदान सुन्न हो गया। रजत कुछ कहने को हुआ ही था कि खुशी ने उसे उंगली दिखाते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन
वो कुछ नहीं बोली। वो बोलना चाहती थी लेकिन शब्द ही नहीं निकल पाए। खुशी ने लंबी सांस ली और बोली, छी। खुशी को ऐसे देखकर रजत को सारा गुस्सा गायब हो गया। उसके हाथ में पकड़ी गन नीचे गिर गई। उसका चेहरा लाल हो गया। वो खुशी को समझाने के इरादे से आगे बढ़ा लेकिन खुशी ने उसे बीच में ही रोक दिया और बोली, डोंट टच मी। तुम खूनी, दरिंदे, झूठे, मक्कार, शर्म आ रही है तुम्हें अपना पति कहते हुए। छी। खुशी ने एक एक शब्द को बड़ी मुश्किल से कहा। वो वहां से जाना चाहती थी लेकिन रजत ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, खुशी मेरी बात तो सुनो। खुशी ने रजत का हाथ झटक कर कहा, अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। अपनी आंखों से देख लिया। जो तुम हो वो दिखाना नहीं चाहते और जो तुम नहीं हो वो बनना चाह रहे थे। खुशी ने ये कहकर 2 कदम बढ़ाए ही थे कि रमेश जो मौके की तलाश में था वो उठा और वहां से भाग गया। खुशी जगदीश के पास आई और उसकी पत्नी शालिनी से बोली, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए या फिर आप भी इनके मरने के इंतजार में खड़ी हैं। खुशी की बात सुनकर शालिनी भी हड़बड़ा गई क्योंकि रजत, जिसको सब अच्छे से जानते हैं, जो लड़की रजत को थप्पड़ मार सकती थी, वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा सोचकर शालिनी घबरा गई लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि रजत और खुशी दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। कभी जाहिर नहीं की, वो अलग बात थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो बेहिसाब मोहब्बत थी वो उनको एक दूसरे के सामने झुकने पर मजबूर कर देती थी। इसी कारण रजत ने खुशी पर जरा सा गुस्सा नहीं किया। इसके उल्टा ये पहली बार था जब रजत बेहद गुस्से में होने के बाद भी किसी को मार नहीं पाया था। शालिनी ने हड़बड़ी में फ़ोन किया। इधर जगदीश के पैर से खून लगातार बह रहा था और वो बेहोशी की हालत में दिखाई पड़ रहा था। रोहिणी जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था लेकिन उनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। अपने बेटे को ऐसे लहूलुहान देखकर रोहिणी जी की हालत मरने जैसी हो गई थी। खुशी ने उन्हें संभाला और सोफे पर बैठा दिया। तभी एम्बुलेंस आ गई और शालिनी जगदीश को लेकर हॉस्पिटल चली गई। रितेश जी और बाकी घर वालों में से कोई नहीं गया। खुशी ने रोहिणी जी को पानी पिलाकर कहा, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा आंटी जी, भगवान पर भरोसा रखिए। रजत अभी भी वहीं खड़ा सब कुछ होते हुए चुपचाप देख रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह एहसास हो चुका था कि उसने खुशी को खो दिया है। क्योंकि जैसा व्यवहार वो सबके साथ कर रही थी उसे रजत अच्छी तरह से समझ रहा था। वो अपने अंदर भरे गुस्से को बाहर नहीं निकालना चाहती थी, इसीलिए वो शांत होकर सबको संभाल रही थी। जब सब कुछ संभल गया तो खुशी अपने कमरे में आ गई। रजत भी धीरे धीरे अपने रूम की ओर बढ़ गया लेकिन जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था वैसे वैसे उसका दिल बैठा जा रहा था और एक उसे अनजान सी अनहोनी का एहसास हो रहा था। रजत ने जैसे ही कमरे में कदम रखा वो खुशी को देखकर हैरान रह गया। 7 साल बाद जयपुर, जयचंदपुरा गांव। मम्मा, मुझे नहीं जाना स्कूल, वो रोते हुए बोली। नहीं बेटा, आप अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं बिना जिद किए। चलो अब जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, मैं आपका बैग लेकर आती हूँ, उसने अपनी बेटी राशि को पुचकारते हुए कहा। राशि ने मुंह बनाकर कहा, आप बहुत गन्नी हो, रोज मुझे बहला फुसलाकर स्कूल भेज देती हो। गन्नी मम्मा, उसने मुस्कुराते हुए राशि के बैग में बुक्स रखी और साथ में पैक किया हुआ टिफिन रखकर राशि के पास आकर खड़ी हो गई। राशि ने अभी तक नाश्ता शुरू भी नहीं किया था तो उसने आंखें दिखाते हुए नाश्ते की ओर इशारा किया, जिससे राशि ने पराठा उठाया और उसे रोल करके हाथ में लेकर कुर्सी से उतरते हुए बोली, चलिए मालकिन। मालकिन सुनकर वो कुछ पलों के लिए रुक गई लेकिन फिर उसने अपना सिर झटका और राशि का दूसरा हाथ पकड़कर चलने लगी। गांव में बसा एक छोटा सा घर जिसमें 2 कमरे और एक किचन, आगे एक छोटा सा आंगन था। चूंकि घर छोटा था लेकिन ये बिल्कुल शहरों की तरह सजा हुआ और करीने से सजी डाइनिंग टेबल और सोफे रखे थे। राशि ने अपना पराठा खत्म किया और अपने हाथ को अपनी माँ की साड़ी के पल्लू से पोंछ दिया, जिस पर उसकी माँ ने कोई रिएक्ट नहीं किया, मानो ये उसका रोज का काम हो। दोनों माँ बेटी अपने घर के मेन दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में एक स्कूल बस आई जिसमें उसने राशि को बैठाया और उसे बाय बोलकर वापस अपने घर में आ गई। उसने डाइनिंग टेबल को साफ किया और फिर से किचन में जाकर जल्दी जल्दी रोटियां सेकने लगी।
कुछ ही देर में उसने रोटियां सेकी और उन्हें भी टिफिन में पैक करके घर के दोनों कमरों को लॉक किया और खाने का टिफिन लेकर घर से बाहर आ गई। उसने घर के मेन दरवाजे पर भी लॉक लगा दिया और चली गई मुंबई। बस भी करो रजत, 7 साल हो गए हैं तुम्हें उसे ढूंढते हुए, वो नहीं मिली। तुम क्यों पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हो? अगर उसे कुछ हो गया हो, भगवान ना करे। लेकिन बस जूही, रजत ने उस लड़की को चुप कराते हुए कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरे दादाजी के रिश्तेदारी में हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। वरना तुम भी जानती हो, खुशी के बारे में कोई बोलता है तो मैं उसका क्या हश्र करता हूँ। इसीलिए अपनी हद में रहकर बोलो, ठीक है? मैं नहीं बोलूँगी। और मैंने तुम्हें अपना भाई माना है, राजवीर अंकल के रिश्तेदार भले ही हूँ, लेकिन अब तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे नहीं पता तुम्हारी वो पत्नी कितनी महान थी या कितनी अच्छी थी, लेकिन अब वो तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेल रही है और ये मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकती। जूही ने हाथ बांधे हुए कहा, तुम कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अब कभी मेरे सामने नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसके साथ वो किया है जो रजत के शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। जूही ने रजत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रजत, कब तक ऐसे रहोगे? तुझे नहीं लगता तुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए? रजत ने जूही को दयनीय भाव से देखा और सोफे पर बैठते हुए बोला, मैं जब तक खुशी को ढूंढ कर उससे माफ़ी नहीं मांग लेता तब तक तो मैं मर भी नहीं सकता। न जाने वो कहाँ होगी। जूही ने अब तक कुछ नहीं कहा। तभी एक लड़का हाथ में कुछ फाइलें लिए रजत के पास आकर बोला, सर, इन फाइलों पर आपके सिग्नेचर चाहिए। रजत ने बिना उसे देखे फाइल्स ली और उन्हें पढ़ते हुए साइन करते हुए कुछ कहने ही वाला था कि लड़का बोला, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया सर। रजत जो कुछ कहने जा रहा था उसके शब्द एक बार फिर मुंह में ही रुक गए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बहुत ज़्यादा मात्रा में गुस्सा करने वाला इंसान इस कदर शांत हो चुका था कि उसे अब किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लड़का फाइल लेकर जाने लगा तो रजत ने उदासी से कहा, रवि, मैं 7 सालों से यही सुन रहा हूँ। क्या तुम मुझे कभी ये कहोगे कि वो मिल गई है? लड़का, जिसका नाम रवि था, उसने सिर झुकाकर कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, लेकिन हमने मुंबई का एक एक घर छान मारा, वो कहीं नहीं है। आसपास भी हर जगह देखा, लेकिन रजत ने गर्दन हिलाई तो लड़का चला गया। उसके जाते ही जूही बोल पड़ी, रजत, कहीं वो मुंबई में हो ही ना? हो सकता वो अपने किसी जानकार के पास चली गई हो। रजत ने उदासी से मुस्कुराकर कहा, आपको क्या लगता है मैंने उसे नहीं ढूंढा होगा? मैंने हर वो घर तलाशा है जहाँ मुझे उसके होने की एक उम्मीद भी दिखाई गई थी, लेकिन मैं हार गया। मैं सबसे हार गया। मैं बस एक बार उसके पैरों में पड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो मुझे माफ़ तो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैं उसे मरने से पहले एक बार मिलना चाहता हूँ। जूही ने रजत के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दी, लेकिन कुछ बोली नहीं। रजत उठा और अपने कमरे में चला गया। अब वो अधिकतर अपने कमरे में ही रहता था, जिसमें उसने अपनी और खुशी की फ़ोटोज़ को फ्रेम में लगवाकर हर दीवार पर लगाया था। पूरा कमरा उसकी और खुशी की फ़ोटोज़ से भरा हुआ था। रजत आकर बेड पर बैठ गया और अपने आप से ही बोला, खुशी, कहाँ हो तुम? रजत ने आंखें बंद की तो उसे राजवीर जी के कहे अंतिम शब्द याद आ गए। मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बच्ची को तुम्हारे साथ भेजा था और तुमने उसे तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, रजत सिंघानिया। रजत ने झट से आंखें खोली और बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटने लगा। पिछले 2 सालों से वो यही तो कर रहा था, अपने कमरे में बैठकर अपनी और खुशी की फ़ोटो को निहारना और बीती बातों को याद करके इधर उधर घूमना। हफ्ते के 2 दिन, शनिवार और रविवार को, वो पागल सा हो जाता था। बाकी दिनों एक खड़ूस और घमंडी इंसान बनकर वो दुनिया के सामने रहता था, लेकिन 2 दिन वो अपने कमरे में एक पागल की भांति बिताता था, क्योंकि उसे लगता था जो उसने किया है उसकी यही सज़ा है। रजत अपने कमरे में घूम ही रहा था कि जूही उसके कमरे में आई और सोफे पर बैठ गई। उसने हाथ में एक लिफाफा पकड़ा हुआ था। जूही ने लिफाफे को टेबल पर रखकर कहा, रजत, इसमें बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें हैं।
बस एक बार तुम हाँ कर दो, यकीन करो तुम आगे की ज़िंदगी खुशी से जी लोगे। रजत ने जूही को नहीं देखा। वो खुशी की एक तस्वीर को पास खड़ा होकर उसे देखते हुए बोला, मुझे खुश ही तो नहीं होना है। मैं अपने आप को सज़ा देना चाहता हूँ उस गुनाह की जो मैंने किया है, वो गुनाह जिसे करने की मैंने सोचा तक नहीं था। मेरा गुस्सा मुझे खा गया और मैं वो सब कर बैठा जो नहीं होना चाहिए था। जूही ने लंबी सांस ली और बोली, मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें जयपुर फिर से जाना चाहिए। यहाँ तो तुमने उसे बहुत ढूंढ लिया, मैं मानती हूँ जयपुर में भी ढूंढा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो यहाँ ना होकर किसी दूसरे शहर में होगी। रजत ने एक बार फिर हाथ बांधे खुशी को देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा पति उसे ढूंढने में मेरी मदद कर रहा है और उसने कहा है कि वो पूरा शहर देख चुका है, इसीलिए तुम कह रही हो कि वो यहाँ नहीं है। जूही ने रजत को हैरानी से देखकर कहा, ऐसी बात नहीं है रजत, मैंने अपने ओपिनियन शेयर किए हैं तुमसे, बाकी तुम्हारी मर्जी। जूही चली गई तो रजत ने अपना फ़ोन लिया और जयपुर के लिए फ़्लाइट बुक कर ली। आज तक तो यही वो कर रहा था। कोई भी उसे ये कहता कि खुशी वहाँ मिल सकती है तो वहीं जाकर उसे ढूंढता, लेकिन उसे उदासी के अलावा कुछ नहीं मिलता। आज एक बार फिर वो जूही के कहने पर जयपुर जा रहा था। जयपुर। खुशी खेतों के बीच बनी टूटी फूटी सड़क पर चल रही थी। उसने हल्की आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी। पतली होने के कारण वो और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने अपने सिर पर साड़ी का पल्लू रखा था और अपने चेहरे को भी आधा ढक रखा था। उसके एक हाथ में टिफिन था तो दूसरे हाथ से उसने पल्लू को पकड़ा हुआ था। खुशी चलते चलते एक खेत में आ गई थी जहाँ एक औरत और एक लड़का काम कर रहे थे। खुशी को देखकर दोनों खेत से बाहर आ गए तो खुशी खेतों में लगे एक बड़े से पेड़ की ओर बढ़ गई। वो दोनों भी खुशी के पीछे पीछे पेड़ की छांव में आकर बैठ गए तो खुशी ने दोनों के हाथ धुलवाए और उन्हें टिफिन देते हुए बोली, और कितना बचा है? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खाना खाने लगा। औरत ने कहा, बस 1 घंटे का और बचा है शायद। खुशी ने गर्दन हिलाई तो औरत ने खुद के लिए खाना एक अलग बर्तन में डाल लिया और उसे खुशी के सामने रखकर बोली, मुझे पता है बेटा, तूने भी नहीं खाया होगा, खा। खुशी ने हामी भरी और खाना खाने लगी तो लड़के ने खाते हुए कहा, राशि? खुशी, हाँ, उसको स्कूल भेज दिया है। बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है आपने, उसे बात ही नहीं मानती मेरी तो हर बार डांट कर समझाना पड़ता है। लड़का कुछ बोलने ही वाला था कि औरत ने कहा, हाँ राज, बच्चों को हद से ज़्यादा दिया गया प्यार भी खतरनाक होता है बेटा। राज, कुछ नहीं माँ, वो बेटी है मेरी, आप मुझे उसे प्यार करने से रोक नहीं सकती। राज की बात सुनकर खुशी और राज की माँ मंजू जी दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गई। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।